और मैंने आपसे बोला था कि अगर आज मैं एक वीडियो में आपको टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी पूरा पढ़ा भी दूंगा, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डीएसए की मुझे पता है, जिन लोगों को पहले से मालूम बोले सर बहुत बेसिक है। सेकंड नंबर पे कि यार एरेज क्या होते हैं, कहीं नहीं बहुत जावा की डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, एक फंडामेंटल लेवल पे आती है तब भी बहुत सफिशिएंट है। थर्ड नंबर हम लोग देखिए कुछ लीड कोड की कॉमन प्रॉब्लम्स। हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। यार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि यार बेसिक डीएसए होता क्या है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था, ना कि डिटेल में। और मैंने आपसे बोला था कि अगर आज मैं एक वीडियो में आपको टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी पूरा पढ़ा भी दूंगा तब भी वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसको सीखने का सिर्फ एक ही सिंपल रूल है कि भाई मेरे को कुछ फंडामेंटल पता होने चाहिए। जैसे जैसे समय के साथ मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं उनके लिए मैं कैलकुलेट करूं। जब आप कैलकुलेट करोगे इवेंचुअली टाइम के साथ होगा क्या, आपको समझ आ जाएगा किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ना। कुछ चीज़ें समय के साथ ही डाइजेस्ट होती हैं और वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगी। बट आप आज क्या करने वाले इस लेक्चर में, आज हम लोग समझेंगे यार कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डीएसए की। मुझे पता है जिन लोगों को पहले से मालूम बोले सर बहुत बेसिक है, भाई थोड़ा वेट करो, कितना 4 to 5 वीडियोज के लिए, उसके बाद समझ आएगा कि यार डीएसए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक लेवल तक पहुंच रहा है जो सबको करना चाहिए कायदे से अगर एक अच्छी जॉब चाहिए तो, है ना। आज हम लोग करेंगे बेसिक लॉजिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर पे कि यार एरेज क्या होते हैं। आई होप हर किसी ने जावा वाली सीरीज देख ली है, जावा का लेक्चर आपको जावा अच्छे से आती है, बीएस कोड में सेटअप है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग आलसी हैं। आलसी यानी आलसी नहीं, महा आलसी है, समझ रहे हो। तो महा आलसी लोगों पहले जाओ वहाँ वीडियो देखो पूरी, उसको सेटअप करो, जावा की अंडरस्टैंडिंग करो, फिर जाके कहीं आपके लिए पूरे लेक्चर आसान हो पाएंगे। बट कहीं नहीं बहुत जावा की डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, एक फंडामेंटल लेवल पे आती है तब भी बहुत सफिशिएंट है ना। थर्ड नंबर हम लोग देखिए कुछ लीड कोड की कॉमन प्रॉब्लम्स, है ना। कंपनी स्पेसिफिक कि भाई गूगल में एक प्रॉब्लम पूछी गई है या फिर अमेजोन में पूछी गई है, तो ऐसे तो हजारों प्रॉब्लम्स है, मैं कितनी सॉल्व करूंगा। इस पूरी सीरीज में एक सर्टेन लिस्ट में लेके चलूंगा जो मोस्ट कॉमन है, लेट्स से 150 क्वेश्चंस, है ना। जहां पे क्या होगा कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि कौन सी आपको क्लास के बाद सॉल्व करनी है। ठीक है, शुरू करें यार, शुरू करें। बेसिक लॉजिक समझते हैं यार। एक दो बेसिक प्रोग्राम, बहुत सुपर बेसिक प्रोग्राम जो लगेगा सबको बहुत आसान है, बट इवेंचुअली अगर कोई नया है चैनल के ऊपर, है ना, जिसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहली बार डीएसए कर रहा है, तो उसके लिए हेडेक नहीं होना चाहिए। तो बहुत क्विकली बहुत कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स लोग कर लेंगे। फर्स्ट नंबर भाई, फाइंड इवन कैसे निकालोगे बताओ। फाइंड इवन, ठीक है, या फिर चेक इवन। यार फाइंड इवन या फिर चेक इवन कर लो यार, फाइंड हटा दो, चेक लगा दो, सिंपल सी बात हम समझ जाए यार। आई होप हर किसी को ऑपरेटर वाला लेक्चर सबने देख लिया होगा जावा के अंदर। ऑपरेटर में एक ऑपरेटर हुआ करता था मॉडुलस करके, मॉडुलस का काम क्या होता था, रिमाइंडर देना। तो अगर मैंने लिखा हुआ है 8 मॉडुलस ऑफ 2, पता है क्या आउटपुट आएगा, इट विल गिव यू 0। वाई? बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाई 2। अगर आप 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हो तो उस केस में रिमाइंडर आएगा 0। सिंपल सी बात है, करेक्ट। चलो 9 मॉडुलस 2 बताओ, तो अब बोलोगे 1। तो अब आपको समझ क्या है कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसका जो मॉडुलस अगर मैं 2 के साथ निकालता हूं तो हमेशा 0 आएगा, और अगर कोई नंबर ऑड है अगर मैं उसका मॉडुलस निकालूं 2 के साथ में तो हमेशा 1 आएगा। समझ गए बात? समझ गए बात कि भाई मेरे किसी भी नंबर को चेक करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू कि भाई वो इवन है या ऑड है, तो मॉडुलस निकालूंगा, अगर मॉडुलस 0 आया तो इवन, 1 आया तो ऑड। सिंपल बात, सिंपल लग रहा है, सही लग रहा है सुनने में। चलो स्पीड से 1 सेकंड में कोड देखेंगे। और आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ एक नया फोल्डर। इस फोल्डर को मैं डालूंगा गिटहब के ऊपर, है ना, और गिटहब से डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, डेली क्लास कोड मिलता रहेगा वहाँ से आपको। तो मुझे यहाँ पे बनाना है लेट्स से डीएसए सीरीज, तो मैंने ये बना ली है और मैं ओपन करूँगा इसको अपने बीएस कोड के साथ में। तो ये मेरा ओपन हो गया फोल्डर बीएस कोड के साथ में, करेक्ट। बहुत सही लग रहा है यार मेरे को। तो अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा विच इज डे 1। डे 1 तो वैसे नहीं है, डे 2 है कहीं ना कहीं कोड का, बट ठीक है यार, कोई नहीं, डे 2 ही डालते हैं, है ना, डे 1 नहीं डालते फिर। अब डे 2 के अंदर मैं जाऊँगा, एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है चेक इवन, ठीक है, चेक इवन .java। ऐसे फाइल बनाते हो आप सिंपल सा VS कोड के अंदर। अब यहाँ पे मुझे एक क्लास बनानी होगी, एक पब्लिक क्लास मुझे चाहिए जिसका नाम रहेगा, जो क्लास ने मैंने अभी दी है वो क्या है, चेक इवन, करेक्ट। तो जो भी आपकी फाइल नेम है वही आपकी क्लास नेम रहेगी, इसको पब्लिक बना लेते हैं। और इन सब का मीनिंग आपको जावा वाले सीरीज से समझ आ गया होगा। मैं अगेन रेफरेंस दे देता हूँ, अगर आपके पास नहीं है ना तो आप गूगल पे जाओ स्पीड से और यूट्यूब सर्च करो। किसको सर्च करोगे? यूट्यूब। तो यूट्यूब भाई साहब खुल गए। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है बताओ, यहाँ पे सर्च करना नेक्स्ट जेन स्किल्स, ठीक है, नेक्स्ट जेन स्किल्स। आपने ये सर्च किया, सर्च करने के बाद में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट जेन स्किल्स चैनल। यहाँ पे जाओ, यहाँ जाने के बाद वीडियोज पे जाओ, यहाँ पे मिलेगा जावा का पूरा सीरीज, ठीक है, जिसको यार जेनेआई मास्टरी करनी है
आप समझते हो यार, तो जिन्हें आज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा यही हर किसी को आना चाहिए एटलीस्ट यूज करना। ये ट्यूटोरियल हो सकता है बहुत हेल्पफुल हो, बहुत बड़ी नहीं है, 2 घंटे से कम की वीडियो है, हेल्पफुल होगी। सेकंड ये जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है, ये कुछ 6.5 घंटे की वीडियो है। अगर आपने देख ली तो आपको इतना आ रहा होगा डीएसए आप आसानी से कर पाओगे जावा के अंदर। और जावा से ज़्यादा आज सी प्लस इंपॉर्टेंट नहीं बची, सी प्लस पुरानी हो चुकी है, तो सी प्लस के बजाय लोग जावा कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जावा में आप डेवलपमेंट भी कर पाओगे और डीएसए भी कर पाओगे, समझ रहे हो। तो यही रीजन है जावा को पिक करने का। लैंग्वेज ऑलरेडी कवर्ड है, अब यहाँ पे एक नई सीरीज आ जाएगी बहुत जल्दी, किसकी, डीएसए की, समझ गए। चलो यार, तो रेफरेंस पता है कहाँ से सीखना है, शुरू करें यार। ये इवन ऑड सबको समझ आ गया भैया, बढ़िया से, है ना। इसका एक कोड भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक कोड भी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मेरे पास एक मेरा मैन फंक्शन, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यूजर के एंड से मुझे इनपुट मिले। उसके लिए क्या करते थे, स्कैनर क्लास लेते थे, नहीं लेते थे, तो आप ले लो एक स्कैनर क्लास। मैं एक कॉमन सिंटेक्स लिखूंगा जो आपको हमेशा याद रखना है। तो पहले तो यहाँ पे एक स्कैनर क्लास ले लो, ठीक है, स्कैनर, इसका नाम रखते हैं SC न्यू स्कैनर। और इन सब का मीनिंग नहीं समझ आया तो भाई जावा वाला कोर्स देखो, आपने नहीं देखा ये आपकी गलती है, system.in, ठीक है। इससे क्या होता है, आप इनपुट ले पाते हो यूजर से। अब आपने ये स्कैनर क्लास ले ली है, याद रखो जब भी आप कोड लिखो एक स्टैटिक फंक्शन बना लो, तो जिसका आपको ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, तो स्टैटिक, और ये माना कि मुझे देगा यार एक बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक मेथड मैंने बनाया जो बूलियन रिटर्न करेगा, इसका नाम है चेक, या फिर इवन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बताएगा कोई नंबर इवन है या नहीं। तो मान लेता हूँ मेरे पास एक नंबर यहाँ पे आएगा, मैं पास करूंगा, और उसके भी यहाँ पे ये मुझे बताएगा ये इवन है या नहीं है। तो मैं बोलूँगा रिटर्न व्हाट, कि भैया जो भी नंबर आया वो मॉडुलस ऑफ 2 अगर इक्वल्स टू 0 आता है, तब तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू यहाँ से जाएगा, वरना क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। समझ गए ना, सिंपल है, आसान है कि भाई यहाँ से अगर ये 0 0 इक्वल, तो ये हो गया बूलियन वैल्यू अपने में ट्रू, और अगर ये 0 यहाँ से 1 आया और यहाँ से 0 आया तो फॉल्स। समझ गए, चेक इवन आसान हो गया। चलो भाई एक मैसेज देते हैं यूजर को बढ़िया से, क्या बोलते हैं कि भाई एंटर का एंटेट हो गया, समझ लो, एंटर दी नंबर। आसान लग रहा है यार अभी, ठीक है, मैं भी आसान चीजें ही करा रहा हूँ, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने किया लेट क्या जावास्क्रिप्ट थोड़ी लिख रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, नम आ गया, ठीक है। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। नेक्स्ट इंट से क्या होता है भाई, आपको एक इंटीजर वैल्यू इनपुट मिलती है, तो जो इनपुट वैल्यू आई है आप यहाँ पे लो साउट के साथ प्रिंट कराओ, किसको कॉल कराओ, अपने इवन मेथड को, और जहाँ नंबर को पास कर दो। तो एक्चुअली आपका कोड इतना ही था, यही कोड था, बट हमने क्या काम किया, ये एक बेसिक टेम्पलेट रहेगी जो हमेशा फॉलो करेंगे, है ना। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब यार एक काम करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, तो न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे जाने के बाद मुझे किस फोल्डर में जाना है, day2 फोल्डर में। तो यहाँ पे लिखो CD day2, मैं आ गया अपने day2 फोल्डर के अंदर, ये रहा बढ़िया से। अब यहाँ पे लिखो जावा कंपाइलर, जावा C, फाइल नेम है चेक इवन, उसके बाद लिखो जावा एग्जीक्यूट करने के लिए जावा, और यहाँ पे फाइल नेम क्या आ जाएगा, चेक इवन, बट यहाँ पे क्लास फाइल एग्जीक्यूट होते हैं, कुछ लिखना नहीं होता। तो इंटर द नंबर बोल रहा है भाई, मैंने इंटर कर दिया 4, प्रिंट हुआ ट्रू, करेक्ट था या नहीं था, चलो इंटर द नंबर, मैंने इंटर कर दिया 5, फॉल्स, सही बात है। तो इतना ही कोड था एक्चुअली इवन चेक करने का, बट ये एक बेसिक टेम्पलेट है जो हम आगे फॉलो कर रहे होंगे। सही लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा को फॉर्मेट कर देते हैं, अब बढ़िया लग रहा है, अब और सही लग रहा है, थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है यार, है ना, बहुत सही। चलो अब आ जाते हैं अपने अगले लॉजिक के ऊपर, जो कि ये डिफिकल्ट नहीं था, ऑड वाला भी समझ गया, अब इवन वाला भी समझ गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूंगी आपको क्या करना है, आपको एक नया प्रोग्राम लिखना, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, ठीक है। एक प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, हर कोई प्रैक्टिस करेगा, और जो प्रैक्टिस करेगा लिख देना प्रैक्टिस डन। मेरे को समझ आएगा कि भाई कुछ सिंसियर लोग भी हैं, ये महा आलसी टाइप के लोग नहीं हैं, समझ रहे हो, और जो महा आलसी है उसका भी नाम लिख देना, ठीक है, बहुत सही। तो ये प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है आपको कि भाई प्रिंट करना है, प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ठीक है, ये आपको प्रिंट करना है। ये कैसे करोगे या पता करो, है ना, नहीं समझ आया तो जीपीटी से एक बार हेल्प लो, लेकिन कोड को समझो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है भाई। एक फॉर लूप लगाना है, 1 से लेके कितना चलाना है, 20 तक, मान लो 20 तक आ जाएगा मेरे पास में 10 नंबर, 20 तक चलाओ आप, और फिर क्या करना है, उसके अंदर कंडीशन डाल लो कि भैया इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 प्रिंट दैट पर्टिकुलर नंबर। हो गया भैया, सॉल्व प्रॉब्लम, समझ गए, बहुत सही है, आसान था यार, ये आसान था। तो इवन वाला आप समझ गए, ऑड वाला आप समझ गए। अब आ जाते हैं कि अगले पे, और एक अगला लॉजिक क्या है हमारे पास, एक अगला लॉजिक जो हमें सीखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, या सेकंड नंबर पे कि हम लोग रिवर्स कैसे करते हैं, ठीक है, रिवर्स कैसे करते हैं यार। इसके लिए मैं आपको एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा एक पूरी, नहीं भाई ये आज नहीं पढ़ा रहा, टाइम आने पे एक जब मैं एक एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तो फिर भाई उसको कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई नहीं। तो एक अच्छे से कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, किसके पास से, लीड कोड से। तो मेरे पास एक सीट है जो कि एक्चुअली में बहुत जेन्युइन सीट है, ये बहुत लंबा हार्डवर्क लगा है इसको बनाने में,
मैं था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, है ना, फ्रॉम द IIT दिल्ली, और मेरे कुछ कलीग्स थे फ्रॉम द ओरेकल, वन वॉच फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। हम सब लोगों ने मिलके बनाया हुआ है पैरेलली, बहुत कायदे की, बहुत एक्यूरेट सीट है। ये धीरे धीरे मैं कवर कर रहा हूँ क्लास के अंदर। तो आज हम लोग करेंगे मैथ ओरिएंटेड, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐड डिजिट्स, जो कि आ चुका है ब्लूमबर्ग, एप्पल और अमेजॉन में, है ना। बट अगर आप नॉर्मल कंपनी के लिए अपेयर हो रहे हो तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलो फिर ओपन करते हैं यार इसको, है ना। चलो ओपन करते हैं इसको। तो जिसके पास भी लीड अकाउंट नहीं है, प्लीज जाओ लीड अकाउंट बनाओ, ठीक है। उसके बिना बात नहीं बनेगी। लीड कोड क्या है, आप सर्च करो लीड कोड क्या है। तो लीड कोड एक ऐसा कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होगा कि आप अगर प्रैक्टिस करते हो, अब वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर में बताऊंगा क्या होता है, प्रैक्टिस करते हो तो हर एक चीज़ आपके प्रोफाइल में ऐड होती रहती है। आपने क्वेश्चन कितने सॉल्व कर लिए, होता क्या है उससे कि जब भी आप अप्लाई करते हो, आप रिज्यूमे में डाल सकते हो कि भाई 200 प्रॉब्लम सॉल्व ऑन द लीड कोड, जो कि बहुत एक वैलिड चीज़ दिखती है कि भाई आपने कहीं ना कहीं हार्डवर्क पुट किया है। फिर अगर आप जो क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करने लगते हो, फिर आता है वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शन, जो मैं फ्यूचर में बताऊंगा। अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट में अच्छी रेटिंग है ना, तो फिर भाई आपका सिलेक्शन इजीली हो जाता है, बहुत चैलेंज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ वही एक पैरामीटर ऑफ फैक्टर है, बट ऐसा है कि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात समझ आ रही है? बहुत सही। तो चलो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रीड करो पहले बोला क्या है प्रॉब्लम ने, इतना आई बिलीव कि आपने अगर जावा का ट्यूटोरियल देखा है तो आपको बेसिक चीजें आती हैं, और हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता कर रहे होंगे हर एक प्रोग्राम की। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसकी क्या होगी? क्या मुझे एक बात बताओ, मैं किसी भी यूजर के लैपटॉप पे या सिस्टम पे चलाऊं, एन की मेरी यहाँ पे नंबर की कोई भी वैल्यू हो, कितना लाइन ऑफ कोड चलेगा? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बोलो हाँ कि ना? ऑलवेज वन लाइन ऑफ कोड है या नहीं है? तो जब हमेशा आपका फिक्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड चलता है, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। तो इसकी जो टीसी होगी वो होगी बिग ऑफ 1। कितनी होगी? बिग ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? क्या आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नया डेटा स्ट्रक्चर यूज किया? क्या आपने एरे यूज किया? नहीं। क्या आपने कोई अदर डेटा स्ट्रक्चर यूज किया? नहीं। तो इसका मतलब जो डेटा आ रहा था उसी डेटा पे आप डायरेक्टली काम कर रहे हो। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कैसी है? कांस्टेंट, बिग ऑफ 1। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे समझ आता रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, बहुत सही। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है ऐड डिजिट्स। हम इनको कैसे डिजिट करेंगे, ऐड को मतलब डिजिट्स को कैसे ऐड करेंगे? तो रीड करो भाई, यहाँ पे बोला क्या गया। हमसे बोला गया कि भाई नंबर दिया गया होगा और हमें क्या करना, गिवन इंटीजर रिपीटेडली ऐड ऑल इट्स डिजिट अंटिल द रिजल्ट हैज ओनली 1 डिजिट। तो हमें क्या करना है, इसके डिजिट्स को लगातार ऐड करते रहना है जब तक क्या नहीं हो जाओ, मतलब मेरे पास सिंगल डिजिट का सम ना आ जाए। बात समझ आ रही है? आसान है, इजी है, मजेदार है, बट करोगे कैसे? करोगे कैसे? ठीक है, चलो फिर देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं मेरी एक पहली प्रॉब्लम है कि मुझे ये डिजिट सेपरेटली चाहिए। बोलो हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? डिजिट्स को सेपरेट कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो ये है, डिजिट्स को सेपरेट कैसे करोगे? तो माना कि 38 था मेरे पास, जो डिजिट था बेसिकली जो नंबर था, तो मान लेता हूँ नंबर मेरे पास कितना है, 38 है। अब मुझे क्या करना है, इससे चाहिए मुझे डिजिट्स। कैसे मिलेंगे? अगेन 10 का मॉडल्स निकालो, हमेशा लास्ट वैल्यू है डिजिट मिलेगी। तो आप क्या करो भाई, 38 अगर मॉडुलस ऑफ 10 लिख देते हो, पता क्या आएगा? 8, विच इज अ रिमाइंडर। फिर अब 38 को 10 से डिवाइड कर दो, तो अब 38/10 करोगे। अब अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो वैसे तो ये 3.8 आएगा, लेकिन इंटीजर अगर कन्वर्ट करो तो ये 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब अगेन 3 मॉडुलस ऑफ 10 निकालोगे, पता है क्या वैल्यू आएगी? जानते हो क्या वैल्यू आएगी? ये 3 आएगी, क्योंकि 3 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर इटसेल्फ विल बिकम 3। तो आपने देखा 38 के आपने 3 8 और 3 करके सेपरेट डिजिट निकाल लिए। तो अब डिजिट निकालते रहो, उनका सम निकालते रहो। तो एक सिंपल सा पहले हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कि BS कोड में होगा, डिजिट सम। उसके बाद जाएंगे लीड कोड वाली चीज पे। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा डिजिट सम डॉट जावा। बढ़िया, सही लग रहा है यार, सही लग रहा है ना। और मैं यहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ पे क्या करना है यार, मैंने तुमसे बोला था लास्ट वाले लेक्चर में कि भैया ये मेरा बस कॉमन रहेगा ही रहेगा, जो मैं यूज कर रहा हूँ एक बेसिक टेम्पलेट के फॉर्मेट में। तो मैं लिखूंगा पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और यहाँ पे मेरे पास स्कैनर क्लास ऑलरेडी इंपोर्ट हो गई है मेरे में, तुम्हारे में नहीं हुई तो भाई कर लेना। ठीक है, तो अब यार इवन तो नहीं है मेरे पास में, माना कि मैं यहाँ पे लिख लूंगा डिजिट सम। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन लिख लिया डिजिट सम, जो मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, वही मेरा मैन कोड रहेगा हमेशा। तो मैंने यहाँ पे लिखना है स्टैटिक, और इसका भाई इंटीजर वैल्यू आएगी ना, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख लो डिजिट सम, लिख लिया। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास नंबर आएगा, करेक्ट। कैसे निकालोगे सम भाई, कैसे निकालोगे? पहला तो भाई डिजिट एक्सेस करो, करेक्ट। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा सम, जिसमें बाई डिफॉल्ट वैल्यू है 0। और मुझे क्या करना है कि भाई मुझे इस नंबर से हर बार डिजिट निकालना है और सम वाले में ऐड करना है। कैसे करोगे? वाइल
जब तक आपका नंबर ग्रेटर देन 0 है। कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। तब तक क्या करोगे भैया यहाँ पे, है ना? अच्छा, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर भैया लिख लोगे अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तब क्या करोगे? समझ गया? नेगेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि हमेशा ग्रेटर तो नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव हो तब क्या करोगे? तो ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है, कि जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता ना तब तक मैं डिवाइड करता रहूंगा और क्या करता रहूंगा, लास्ट वाला डिजिट निकालता रहूंगा। तो लेट इंट लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट कैसे मिलता है भैया? 10 से मॉडुलस निकाल के, तो नम मॉडुलस ऑफ 10, इससे क्या मिलेगा? एक सिंगल डिजिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताओ मुझे। 38 था, मॉडुलस ऑफ 10 निकाला, 8 आ गया। अब 8 को किस में अटैच कर देना? सम में। तो सम की प्रीवियस वैल्यू जो कि 0 थी और जो नया लास्ट डिजिट आया उसको ऐड कर दो। इससे क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा सम। मिला कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, मिला। तो यहाँ से क्या होगा कि भैया मेरा सम निकल आया, और जब ये सम निकल आया तो ऐसे भाई क्या करोगे, फिर अपने नंबर को अपडेट करो, और नंबर अपडेट होकर क्या हो जाना चाहिए? 10 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो नंबर को 10 से डिवाइड करो, ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नंबर इंटीजर था। तो यहाँ पर अगर आपने 38 को 10 से डिवाइड किया तो 3 रह जाएगा, 3.8 नहीं। तो अब यहाँ से क्या होगा, लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे पास में नंबर हो जाएगा 0, और उस टाइम पे आपका सम में होगा सारा का सारा सम। अब मैं यहाँ से लिखूंगा रिटर्न सम। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक बार ये काम कैसे करता है, ठीक है। एक बार इसको चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं लिखूंगा जावा सी फाइल नेम इज डिजिट सम, और मैं लिखूंगा जावा फाइल नेम इज डिजिट सम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटर द नंबर बोला, 38 में एंटर करता हूँ तो ये मेरे को 11 दिया, जो कि इसका सम है। करेक्ट, सही बात है या नहीं? हालांकि ये सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम की नहीं है जो मैंने अभी दिखाई है, उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, बट अभी इतनी बात समझ आएगी डिजिट सम कैसे निकालना है। चलो इसका ड्राई रन भी समझते हैं कि भाई ये होगा कैसे। मैं यहाँ पे वैल्यू लेके आया था, कितनी लेके आया था? स्टेप नंबर 1 मेरे पास जो चली होगी, स्टेप नंबर 1 में मेरे पास आया था जो नंबर था विच वॉज 38। करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, सम भाई स्टार्टिंग में 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नंबर मेरा कितना है बताओ? यहाँ पे नंबर मेरा कितना है? नंबर अभी भी यहाँ पे कैसा है? 38 है या नहीं है ना यार? स्टेप नंबर 1 यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे नम लिख देते हैं सीधे, तो ये बात समझ आए कि भाई इनपुट क्या आया था। स्टेप नंबर 1 तो यहाँ से शुरू करनी चाहिए, समझ रहे हो? अब आ जाओ भाई यहाँ पे, अब आ जाओ भाई यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि भैया मेरा जो नम है वो 38 है कि नहीं है? बोलो सही बात, हाँ है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप निकालोगे लास्ट डिजिट, तो LD कितना आएगा? लास्ट डिजिट कितना आएगा बताओ मुझे? आप करोगे 38 मॉडुलस ऑफ 10, तो 38 मॉडुलस ऑफ 10 आपको कितना देता है बताओ? 38 मॉडुलस ऑफ 10 आपको क्या देता है? आपको देता है 8। करेक्ट, लास्ट डिजिट, यस। तो अब क्या करोगे? अब LD को ऐड करोगे सम के साथ में, तो नया सम कितना हो जाएगा? सम इक्वल्स टू 0, जो कि प्रीवियस सम था, प्लस नया 8। करेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, अपना नम अपडेट हो जाएगा, और नम अपडेट होने के बाद कितना हो जाएगा? 38/10 बिकम्स व्हाट? टेल मी, बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 3। 3.8 को 3 लिखा जाता है इंटीजर में, ठीक है। बहुत सही। अब क्या होगा, क्या मेरा 3 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 है? बिल्कुल सही बात, बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 2। इन द स्टेप नंबर 2 बताओ क्या होगा? इन द स्टेप नंबर 2 क्या होगा? तो देखो यहाँ पे भाई क्या होने वाला है। तो यहाँ पे फिर से मेरा जो नम है दैट विल बी 3। यहाँ पे आ जाओ, अगेन निकालो LD। जब अपने LD निकाला तो LD यहाँ पे निकले, कितना निकलेगा? 3 मॉडुलस ऑफ 10। अब जो कि 3 ही आएगा, क्योंकि अगर नंबर जिसको डिवाइड करना है वो स्मॉलर दैन डिवाइजर है, तो हमेशा वो नंबर ही रिमाइंडर बन जाता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? सम ऐड होगा। अब सम कितना आ जाएगा बताओ मुझे? प्रीवियस सम जो था विच वॉज 8। करेक्ट। नया जो सम आ रहा है, नया जो लास्ट डिजिट 3, तो दिस बिकम्स 11। यस और नो? दिस बिकम्स 11। और यहाँ पे सम, मेरे पास नंबर कितना रह जाएगा? अब 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3/10 है, 3/10 है, दैट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 0, क्योंकि भाई 3 को 10 से डिवाइड करोगे 0.3, इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो 0। अब बताओ क्या कंडीशन ट्रू है? 0 नॉट इक्वल्स टू 0 भाई बिल्कुल भी नहीं, गलत, फॉल्स। तो यहाँ से सम आपने रिटर्न कर दिया। तो इस स्टेप से आप निकाल पा रहे हो सम, सही बात है, इस स्टेप से आप निकाल पा रहे हो सम। बट मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे सम निकालना है, मेरी प्रॉब्लम मुझे तब तक सम निकालते रहना है जब तक वो क्या नहीं हो जाए? सिंगल डिजिट। कैसे करोगे भैया, कैसे करोगे? तो हमें क्या करना होगा कि भाई हमें एक फंक्शन बनाना होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। इस फंक्शन का काम होगा कि जो भी वैल्यू मैं दूं उसका एक सम निकाल के, डिजिट सम निकाल के मुझे दे दे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल नंबर को अपडेट करते रहेंगे। जैसे ये 11 आया, तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर था पहले 38, उसको मैं अपडेट करके कर दूंगा 11, और दोबारा से डिजिट सम वाले फंक्शन को पास कर दूंगा। फिर 11 का सम आ जाएगा 1 और 1 + 1 बिकम्स 2, जो कि अब कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। सही बात है, आसान कोड लग रहा है। चलो भाई करते हैं ट्राई। यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, और मैंने नया एक फंक्शन बनाया, तो माना कि मैं एक स्टैटिक फंक्शन ही बनाऊंगा, स्टैटिक, जिसका काम है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना, जिसका मैं नाम रखूंगा डिजिट सम, ठीक है, डिजिट सम। और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ कि नंबर जो मेरे पास आएगा
नंबर। और मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, सेम काम करना है भाई, एक अपना वेरिएबल बनाएंगे सम करके। ये लॉजिकली मैथमेटिकली आप कैसे सॉल्व करते हो, बाद बाकी मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जिसको सुन के बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो सम है वो कितना होगा बताओ। सम बाई डिफॉल्ट 0 हम लोगों ने मान के रखा था, सही बात है, हाँ कि ना, बहुत सही। अब सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, तो सम मेरा हो गया 0। हम लोग वाइल लूप लिख रहे थे कि वाइल जब तक क्या नहीं हो जाए। अच्छा, यहाँ पे कंस्टेंट बताता है कि नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। तो मुझे यहाँ पे ना मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तभी तक चलते रहो, सही बात है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि लास्ट डिजिट ले लूंगा, तो इंट LD लास्ट डिजिट कितना आएगा बताओ मुझे, नम मॉडुलस ऑफ 10, करेक्ट, नम मॉडुलस ऑफ 10, यस और नो, ऐसा है, बिल्कुल भाई ऐसा है। अब अगर ऐसा है तो अब आपको क्या करना है, सम लेना है। तो सम इक्वल्स टू सम की प्रीवियस वैल्यू प्लस जो नई वैल्यू आ रही है LD उसको डाल दो और यहाँ पे अपनी नंबर को अपडेट कर दो। सो नंबर इक्वल्स टू नम बाई 10, करेक्ट। इसका काम होगा आपको सम दे देना, इसने आपको दे देना है सम। सो रिटर्न सम, ठीक है। क्या दिया आपने, रिटर्न दिया सम, सही बात है, आसान बात है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है भाई, इस नंबर को पास करना है इस डिजिट सम के अंदर। कब तक पास करते हैं, जब तक क्या हो, जब तक वाइल वोट जो मेरा नंबर है यहाँ पे, जो मेरा नंबर है यहाँ पे ये ग्रेटर देन है वॉट 9। जब तक ये 9 से बड़ा है तब तक मुझे क्या करना होगा, तब तक मुझे कॉल करना होगा कि उसको नंबर को अपडेट करूंगा मैं किसके साथ में, डिजिट सम के साथ में। जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसका मुझे डिजिट सम निकालना होगा। हमारे केस में 38 पास होगा, 11 आएगा, 11 वैल्यू हो जाएगी नम की, नम आगे 11 अगेन मेरा 9 से ग्रेटर था तो अगेन डिजिट सम कॉल होगा। अब वैल्यू आएगी 2 और 2 हो जाएगा मेरा नंबर। समझ गए, बहुत आसान बात थी यार, एकदम समझ गए तुम तो, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा क्या नहीं हो जाए, डिजिट सम सिंगल डिजिट नहीं हो जाए, है ना। जब तक वो 9 से ग्रेटर है तब तक चलाते रहो। लास्ट में रिटर्न कर देना है मुझे क्या, नम। सही लग रहा है, मैं एक बार इसको रन करता हूँ, फिर तो बताऊंगा मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे आपको पता चलेगा। यार अभी ये चल गया, मस्त लग रहा है यार, सही लग रहा है ना। और आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी, है ना। ये एकदम बढ़िया सबमिट हो गया, सही लग रहा है। लेकिन क्या ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है? अब इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर देगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक बात फिर से नोट बनाओ, मैंने बोला था कि लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, याद है या नहीं है। जब भी लिखो पेन कॉपी लगाओ, लिखो, जब भी इनपुट साइज को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, लिखो क्या लिखा, जब भी इनपुट साइज को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा लॉगरिथमिक होती है। कैसी होती है, लॉगरिथमिक होती है। इसका मतलब क्या कि भैया मेरा जो इनपुट साइज था हर बार 10 से डिवाइड किया जा रहा है, करेक्ट। तो अगर मेरा जो इनपुट साइज है वो 10 से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log बेस 10n होगी, या फिर अब log n लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ रही है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस वाले फंक्शन की, ये है log बेस 10n, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये कब तक हो सकता है, ये लगभग ना यार, आप देखोगे आप तो किसी भी नंबर को डिवाइड करो आइडली, मतलब कितनी बार वो 9 से ग्रेटर हो सकता है यार, 9-10 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा। बट यहाँ पे ना कोई डायरेक्टली मेजरमेंट है नहीं हमारे पास, बस कहीं ना कहीं जो मेरा नंबर है वो भी उनके डिजिट सम के बराबर आ जा रहा है, तो 9-10 बार से ज़्यादा नहीं चलेगा, समझो। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्स है, बस इसके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वाई इज दिस, बिकॉज आप किसी भी नंबर को ले लो, ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा नंबर ऐसा है, जब तक मेरा जो नंबर है ना। बट ये कहीं ना कहीं एन तो नहीं है, बट आप इसको एन से कम लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि और कोई पैरामीटर है नहीं आपके पास में। बट कहीं ना कहीं मेरा जो इनपुट साइज है वो डिजिट के सम के बराबर आ जा रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बट लिखना तो आपको इसको भी log n के टर्म में ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं log n स्क्वायर के टर्म से मैं बोल सकता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, विच इज नॉट दैट गुड, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ना ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पॉसिबल बेस सिनेरियो है, यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर नहीं है हमारे पास, बट इसका क्लियर है कि भाई ये log बेस 10n होगा। और ये मान लेता हूँ वर्स्ट के सिनेरियो में कि भाई 9-10 बार से ज़्यादा आप शायद पॉसिबल ही है कि शायद ही किसी नंबर को डिवाइड कर पाओ, है ना, तो उस नंबर में मान सकते हो, ठीक है यार। अब मैथमेटिकली क्या पॉसिबल है, मैं आपको ना एक जादू बताऊंगा। जादू ये तो हो गया नॉर्मली जो हमारा ब्रेन सोचता है, ठीक है। एक जादू समझो, जादू किसी भी नंबर को, ठीक है, 38 था ना, किसी भी नंबर को अब 9 से डिवाइड करो। 9 से कितनी बार जाएगा, 9 4 जा 36, 9 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर है वो हमेशा सम होगा। कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, जो भी आपका मन करे वो वैल्यू ले लो। माना मैंने लिया हुआ 1496, ठीक है। इसका सम निकालो, कितना आएगा भैया, 1 4 5 5 9 14 14 और 6 20, सम निकालो कितना आएगा 2। अब देख लो, आप इसको डिवाइड करो, 496, यू डिवाइड इट बाई 9, व्हाट विल कम, 9 1 जा 9, कैरी एच 5, 59, 9 6 जार 54, करेक्ट। उसके बाद कितना बचा, ये 5 बचा, अगेन कैरी कौन आया, 6 आया,
अगेन जब कैरी 6 आया तो आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा ये, 9 6 अगेन 54 और कैरी 2। यस, जो रिमाइंडर है मेरे पास में, जो रिमाइंडर है वही मेरे पास क्या होगा, डिजिट सम होगा। अच्छा अब क्या, ये तो चल गया, जब डिवाइड नहीं हो रहा पूरी तरीके से तब रिमाइंडर आएगा। व्हाट इफ कोई डिवाइड हो रहा तब क्या करोगे भैया, 81 कैसे लाओगे, इसमें हमेशा जो डिजिट सम होगा वो 9 होगा। कैसा होगा, 9। अगर रिमाइंडर 0 आया तो डिजिट सम ऑलवेज 9, वरना अगर ऐसा नहीं है तो ऑलवेज जो भी मॉडुलस ऑफ 9 निकलेगा उस नंबर के साथ में वो हमेशा उसके डिजिट का सम होगा। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ नहीं लिखना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही कांस्टेंट थी। बात समझ आ रही है? तो कोई भी नंबर ले लो, आपने 38 लिया, डिवाइड हो रहा था, 81 को आप 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो सम कितना आ रहा है, 27 को आप डिवाइड करो 9 से, रिमाइंडर 0 आएगा, करेक्ट, इसका सम भी 9 आएगा। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर जो आपका मन करे, उसको अगर आप डिजिट सम निकालोगे ना एट लास्ट तक वो 9 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 9 ही निकलेगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है। कोई बोलेगा सर ऐसा तो नहीं मानता, मैं 9 9 9 9 करूंगा। कैसे करोगे भैया, क्या इसका डिजिट सम 9 है? भैया देखो एक बार, तो 9 4 जा कितना होता है, 36। फिर सम करो भैया, कितना आया, 9 आया कि नहीं आया? तो समझ गए, लॉजिक समझ गए कि अगर नंबर डिवाइड हो गया तो एक तो ये सॉल्यूशन है जिसको मैं हटाने वाला हूँ। अच्छा, हटाने से पहले मैं एक काम करूंगा ना, ये हमको गिटअप पे देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं एक नया डॉक बनाऊंगा, leetcode.md। तो जिन लोगों ने फुल स्टैक वाली मेरी सीरीज देखी उनको कहीं ना कहीं गिटअप आता है ना। फिर भी अगर गिटअप के फंडामेंटल में चैलेंजेस मुझे बताना प्लीज एक बार। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और मेरे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये था जो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, आई पेस्ट इट हियर। तो यार ये मैंने पेस्ट कर दिया, बढ़िया लग रहा है, बट यार यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ कर लो। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखना है मुझे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा #solution। समझ रहे हो, एकदम सही लग रहा है यार, हाँ एकदम बढ़िया लग रहा है। ठीक है, और सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे डालूंगा ताकि आपको ये मिल पाए। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली आपको मिलेगी कहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, सही लग रहा है मेरे को। अरे यार इसको नहीं, सॉल्यूशन को डालो भाई, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सॉल्यूशन नंबर 1। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 जो मैंने आपको दी है। सभी लोग वीडियो पॉज करके लिखेंगे बैठ के कोड खुद से, है ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। दूसरी में सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, सॉल्यूशन नंबर 2 जो भी हम लोगों ने डिस्कस की। भाई बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है भैया। इफ क्या कि नम मॉडुलस ऑफ 9, अगर ये बात सही है, इफ दिस इज ट्रू, डायरेक्टली रिटर्न 9, ऑलवेज डिजिट सम 9 निकलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स, है ना, या फिर अगर भाई एक ही रिटर्न कर सकता है फंक्शन, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया क्या रिटर्न करना है, डायरेक्टली रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे भैया, नम मॉडुलस ऑफ 9 जो भी आ जाए। समझ लो, मैं रन करता हूं एक बार इसको, और आपको आपका, अबे यार फट गया, कैसे, कौन सा फटा, 0 के लिए हैंडल नहीं किया। हाँ एक बार वो हैंडल कर लो भाई, अगर 0 है तो फिर तो 0 ही रहेगा, और 0 को डिवाइड करोगे नम से तब भी 0 आएगा। इफ नम इज इक्वल्स टू 0 देन यू रिटर्न 0। सही लग रहा है क्या, सभी लोग समझ पा रहे हो? तो ये मैथमेटिकली ये याद होना चाहिए भाई, तभी कर सकते हो। बताने वाला तो लॉजिक था जो हम लोग सोच सकते हैं, है ना। अच्छा अब एक बात याद रखना, कुछ लोग बोलेंगे सर डीएसए में ना सोच नहीं पा रहा, डीएसए में मैं सोच नहीं पा रहा भाई। अब तो यार इच्छा एग्जीक्यूट होना चाहिए, लगता है टेस्ट केस बहुत ज़्यादा है क्या, ये मेरी वाईफाई स्लो चल रही है। नहीं सब तो ठीक है, बट यार इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। ठीक है, हमने कोई भी इसमें ये लाइन हमेशा ही फिक्स रहेंगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है, कोई भी नया डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है। अब एक बात इतना समझ के रखना कि भाई अगर आप बोलोगे कि भैया आज आप कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो कि मैं कैसे सोच पाऊंगा, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगा। माना कि आप किसी प्लेस पे विजिट करने जाते हो, वहाँ का जो गाइड है, गाइड आसानी से शॉर्टकट निकाल लेगा, आसानी से पहुंच जाएगा सर्टेन लोकेशन पे, या आप तब बोलोगे गाइड कैसे पहुंच जाता है बताओ। कि गाइड उस सिटी को मल्टीपल टाइम ट्रेवर्स कर चुका है, मल्टीपल टाइम जो पर्टिकुलर सिटी है वहां घूम चुका है, इसलिए उसको सब कुछ पता है। एक दिन जो नया था उसको भी चैलेंज था, तो अभी क्या मेरे लिए क्या, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले से सॉल्व कर चुका हूं, तो मुझे उसका आइडिया है। आपको वो आइडिया लेने के लिए क्या करना होगा, आपको भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। और आप बोलोगे भैया अब आता ही नहीं है, सॉल्व कैसे करें, इसीलिए क्या करना होगा, गाइड को भी अपने आप एक्सप्लोर करने नहीं गया था, कोई और उसको दिखाया होगा। तो आपको क्या करना है, हर एक पैटर्न पे, इसमें मैं पैटर्न बेसिक ही आपको पढ़ाऊंगा, पैटर्न स्पेसिफिक की चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो आपको हर एक पैटर्न पे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मेरे से समझने हैं, ChatGPT समझने हैं, या जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो उससे समझने हैं, और उसके साथ साथ खुद से भी ट्राई करते रहना है। पहले खुद से ट्राई करो, फिर मेरा वाला कोड समझो, है ना, फिर नहीं आ रहा फिर GPT समझो। उसके बाद आप जब देखोगे कि आपने एक पैटर्न पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप देखोगे इवेंचुअली आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इंक्रीज होगी, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। वो एक रियलिस्टिक थिंक, बात समझ रही है, रियलिस्टिक सोच।
जो होनी चाहिए, वरना एक नए डायलेमा में फंसे रहोगे भाई मेरे से कुछ नहीं होता, मैं तो हिमालय में संन्यास लेने के लिए बनाऊं, तो भाई तुम हो बेवकूफ। समझ लो, ऐसा नहीं करते। स्टार्टिंग में हर कोई ज्ञानी नहीं होता, बनने के लिए करना तो ज्ञानी तो अलग बात होगी, बट एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ गया? और वो कैसे? पहले दूसरों से फिर खुद से। बढ़िया, सही लग रहा है यार। तो ये हम लोगों ने कर लिया। बाकी मैं दूंगा आपको कुछ होमवर्क में ट्राई करने के लिए, ठीक है। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा आज, ठीक है। वो मैं धीरे धीरे आपको करवाऊंगा, ज़्यादा आज मैं नहीं दूंगा, बट मैं आपको दूंगा आज 3 से 4 क्वेश्चंस, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ दिस दे दूं क्या सारे के सारे? तुम लोग तो खैर कोई नहीं, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको ट्राई करने के लिए। नहीं बने जीपीटी समझो, वरना लास्ट में क्वेश्चन नेम डालना, गौरव पांडे डालना, किसी ना किसी चैनल से मेरी एक वीडियो आ जाएगी, है ना, तो वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सही। तो अब यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे आ गया, मैं डाल दूंगा तुम्हारा यहाँ पे होमवर्क, ठीक है। तो ये डाल दिया मैं तुम्हारा होमवर्क, और ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। इस होमवर्क को बढ़िया लग रहा है मेरे को, होमवर्क, ठीक है, बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो ये 1 नंबर होमवर्क है, ठीक है, ये 2 नंबर होमवर्क है, ठीक है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है। तो ये तुम्हें होमवर्क करना है, ठीक है। मिलेगा कहाँ से मैं बता दूंगा अभी। अच्छा, सॉल्यूशन नंबर 2 और डाल देता हूँ उसकी, पुराने वाले की ना, सॉल्यूशन नंबर 2 वो क्या थी भैया हमारी, बताओ अभी जो हम लेके आए। सॉल्यूशन नंबर 2 सोचना है, हर एक क्वेश्चन में आपको 20-30 मिनट आराम से लगेंगे, है ना। हो सकता है स्टार्टिंग में 40-50 मिनट या फिर 2-3 घंटे भी लग जाए, तो वो चैलेंज नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लो, जो आज हम एरे के ऊपर करने वाले थे, है ना, आज का हमारा जो पर्पस था, एरे के ऊपर कुछ सिंपल ऑपरेशन सीखो। पहले एरे डिफाइन करते करते उम्मीद करता हूँ सबको पता है जावा वाले से कि भैया कुछ नहीं, यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं हम लोग। 2 तरीके हैं, तो डेटा टाइप डिफाइन कर दो यहाँ पे, ठीक है, डेटा नेम डिफाइन कर दो उसका, ऐसे कर्ली ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, अगर 1D है तो 1 स्क्वायर ब्रैकेट, 2D है तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट, उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यू डाल सकते हो, ये तो हो जाता है प्री डिफाइंड वैल्यूज के लिए, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है, तो अब अगर आप डायनेमिकली वो डिफाइन करना है साइज के साथ में, तो एक सिंपल साइज डिफाइन करो कि भाई यहाँ पे लिखोगे कि एरे, और मुझे क्या करना है, एक नया यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, उसके तुम समझ जाओगे, इसका कोई चैलेंज है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा कि भाई एरे एग्जाम्पल, मैंने एक फाइल बनाई है .java, जो आपको समझनी है और करनी भी है, ठीक है, फॉलो करनी है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने पहले डिफाइन करना है एक एरे, तो मैंने लिखा इंट ARR1 इक्वल्स टू, और न्यू एरे नहीं भाई, कुछ वैल्यू डाल दो। और यहाँ पे क्या करोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, तभी मेरा एरे माना जाएगा, ठीक है, वरना वो नॉर्मल वेरिएबल बन जाता है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका एरे, ठीक है। तो आप ऐसे अपने एरे को यहाँ पे डिफाइन करते हो, एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका है कि भाई इंट, ठीक है, ARR लेट्स से 2 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू एरे। तो ये होता है एरे क्लास की हेल्प से। तो न्यू एरे ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया, अब ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ, ये नहीं, न्यू एरे नहीं लिखते भाई, न्यू डेटा टाइप डिफाइन करो, यहाँ पे उसका साइज दे दो, मुझे 5 साइज का एक नया एरे चाहिए, ये नया सिंटेक्स है, ठीक है। तो कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना अभी, तो यार ये मेरे पास में एक नया सिंटेक्स है जिससे मैं अपने एरे को बना सकता हूँ। तो अगर मैं दिखाता हूँ आपको प्रिंट करा के, तो जावा के अंदर डायरेक्टली एरे प्रिंट नहीं होते, उसके लिए आपको एक अरेज क्लास का यूज करना पड़ता है, arrays.to स्ट्रिंग, जो क्या करती है आपको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। मैं ARR1 दिखाऊंगा तो ARR1 प्रिंट हो जाएगा, ऑल टॉप पे इंपोर्ट हो गया है वो साउट। अब मैं दिखाऊंगा arrays, ठीक है, .to स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपना ARR2, तो दोनों प्रिंट होंगे। बाई डिफॉल्ट इसकी सारी वैल्यू 0 मिलेंगी आपको। तो मैं एक बार रन करता हूँ इस फाइल को, तो जावा सी फाइल नेम इज एरे, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा जावा, फिर फाइल नेम इज एरेज एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत सही लगा। तो पहले वाले में वैल्यू, दूसरे वाले में वैल्यू नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सबको पता है जावा वाली सीरीज से, है ना। अब अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ARR2, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इंडेक्स दे देना है कि भाई किस इंडेक्स में मुझे क्या इंसर्ट करना है। माना मुझे 1 इंडेक्स पे 5 इंसर्ट करना है, तो अब देखोगे 1 इंडेक्स पे 5 इंसर्ट हो चुका होगा, देख रहे हो, 1 इंडेक्स पे 5 आ चुका है। तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स ये रहा, और 5 मेरा इंसर्ट हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करनी है कि भाई मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे कैसे मिलेगी, लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे कैसे मिलेगी, वो सब भी सीखना है आपको, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, ठीक है। फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे, कैसे करोगे भाई, सेम काम, अपना तो काम ही है। एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हमेशा जो करते हैं, ठीक है, फाइंड स्मॉल, तो मैं पे लिखूंगा स्टैटिक, और यहाँ पे इंटीजर रिटर्न होगा
मैं लिख दूंगा फाइंड स्मॉल, ठीक है। एक मैंने नया फंक्शन बना लिया, एक नया मेथड बना लिया, जिसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, एक मेरा एरे आएगा जो इंटीजर टाइप का होगा, मैंने ये ARR करके एरे आएगा और मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो 0 इंडेक्स होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ये आप मान के चलो, ठीक है। हाँ, तो अब मान लो कि उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, 0 इंडेक्स मान लो आप। तो लेट्स से ARR लेट्स से स्मॉलेस्ट, ठीक है। मैंने मान लिया भाई ARR जो 0 है विच इज माई स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैंने अज्यूम करके रखा है। अभी इससे कोई छोटा मिलेगा तो अपडेट कर देंगे। आपको आइडेट करना है किसके ऊपर, एरे के ऊपर। तो कैसे आइडेट करोगे, इंट स्टार्टिंग कहाँ से, 0 इंडेक्स से। आई और तो 0 की जरूरत भी नहीं है, 1 इंडेक्स लो, क्योंकि 0 आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। आई नीड टू बी लेस देन ARR डॉट लेंथ, है ना, करेक्ट। और आई प्लस प्लस, ये लूप्स की अंडरस्टैंडिंग आई होप सभी को होगी पहले से, अगर जावा वाला कोर्स आपने देखा है तो, है ना। अब यहाँ पे आप आ जाओ, कुछ भी डाउट लगे कमेंट बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैं कंडीशन लिखूंगा भाई इफ मेरा जो ARR है और उसके अंदर जो इंडेक्स है, अगर कोई वैल्यू मेरे स्मॉलेस्ट से स्मॉल है, मेरे स्मॉलेस्ट से स्मॉल है, तो उस केस में मेरा स्मॉलेस्ट अपडेट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ मुझे। उस टाइम पे मेरा स्मॉलेस्ट अपडेट हो जाना चाहिए, किसके साथ में, ARR आई के साथ में, कि भाई मैं जो वैल्यू मैंने मान के रखी थी सबसे छोटी है, बट उससे भी छोटी कोई मिल गई है तो उस केस में अपडेट कर दो, और लास्ट में आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी जिसको आप रिटर्न कर दो, स्मॉलेस्ट। समझ गया, समझ गया। तो ये तरीका है जो आपको करना है, बहुत सही। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, जावा सी फाइल नेम इज एरे एग्जाम्पल ही है ना यार, बट द प्रॉब्लम इज मैंने इसको कभी कॉल नहीं किया, तो मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ। लूँगा साउट, मेरे जो फंक्शन है फाइंड स्मॉल, ठीक है, फाइंड स्मॉल। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, मैंने किसी को पास कर देना है, माना कि array1 को पास कर दो यार, और array1 में कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। पहले ये मेरे पास में 1, फिर यहाँ पे -2, ठीक है, फिर मेरे पास में -4 और मेरे पास में कुछ और, तो एक अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो array1 मैंने डाल दिया। अब मैं लिखूंगा जावा एग्जाम्पल, यहाँ पे उधर नहीं इधर डॉट जावा, सही लग रहा है। अब मैं करूंगा इसको रन, तो अगर देखोगे तो आ रहा है -4 विच वॉज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपके लिए टास्क है लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे वो पता करो। मैं इस कोड को भी डाल रहा हूँ गिटहब पे, तो मैं अभी के अभी जाऊँगा, ये आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में। तो मैं गया, मैंने सर्च किया गिटहब, ठीक है। आई होप हर किसी का गिटहब पे अकाउंट होगा, है ना, नहीं है तो बना लो। मैं एक नई रिपोजिटरी बनाऊंगा और उस रिपोजिटरी नाम रखूंगा DSA सीरीज नेक्स्ट जेन, ठीक है। तो मैंने ये रख दी है, ये मैंने रख दिया नाम, और मैं बनाऊंगा क्रिएट रिपोजिटरी। ये बनाने के बाद मुझे सैंपल कोड मिलेगा जो मैं डाल सकता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर प्लेस पे। सही बात है, तो डाल दो भाई, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मुझे ऐड की जगह सारा कुछ ऐड करना है, तो सिर्फ रीड भी फाइल नहीं, मुझे हर कुछ ऐड करना है, सिंपल सा ये चला जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप जाओगे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो मेरा कोड आ चुका है। तो मेरा सेटअप है गिटहब का, डायरेक्टली इसलिए चला आया। तो अब देखो अबे यार एक प्रॉब्लम हो गई, जानते हो क्या प्रॉब्लम है वो, मैंने डेवाइज नहीं डाला यार। कोई नहीं, इसको ऑर्गेनाइज करके डालता हूँ, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में सारे कोड के साथ में। Day 2 चला गया यार, समझ रहे हो, Day 2 चला गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, कोई नहीं, मैं इसको फिक्स करता हूँ, Day 1 के अंदर डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऊपर चैलेंज नहीं है, ठीक है, वो सॉर्ट हो जाएगा। बट आप यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी जहाँ सारा कोड मिलेगा अवेलेबल। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जावा वाली सीरीज देखो, प्रॉपर जावा कायदे से पढ़ो। धीरे धीरे मैंने आपके DSA कॉन्सेप्ट एकदम 0 से उठा रहा हूँ, और कुछ मान के चल रहा हूँ, कुछ लोग हार्डवर्क करोगे तो जो हार्डवर्क करेगा वही कामयाब होगा, सिंपल सी बात है। जो नहीं करेगा वो आराम से आलसी इंसान आलस दिखाएगा, और क्या ही कर सकता है। चलो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर प्लीज।